चैप्टर 6 में तो पर्सनली व्हाट्सएप कर देना मेरे को, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट है. इसमें चैप्टर 1 ऑलरेडी सिलेबस से डिलीटेड है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो चैप्टर 1 को मैं नहीं कराऊंगी. जो जो चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं, अगर जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्डेड सेशन बना के यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगी. सो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. बाकी बच्चों को जो नीट के लिए नहीं फोकस कर रहे हैं दे नीड नॉट स्टडी दोज 5 चैप्टर्स. तो 11 चैप्टर्स पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है हर बच्चा कर सकता है. एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव द कैलिबर टू स्कोर 90+ मार्क्स इन बायोलॉजी. जो मैं हर बार कहती हूँ कि प्रोवाइडेड मैंने आपको जो टॉपिक कराया है उसको डेली बेसिस पे याद करने की हैबिट डालो. आज आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे, पिकअप योर एनसीईआरटी बुक, उनको साथ के साथ रीड करो एनसीईआरटी से और आज ही उसको लर्न करो. अगर आप ये मोटो बना लोगे, सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है आपको बायोलॉजी डेली, या मैक्सिमम 45 मिनट्स, जितना टॉपिक हो रहा है उसको उसी दिन अगर हैबिट बना लोगे तो यू कैन इजीली स्कोर 90+ मार्क्स इन बायोलॉजी. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बट यू रिक्वायर रेगुलरिटी. ओके, सो बार बार मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. मैं आज आपको एक और मटेरियल भी भेज रही हूँ जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है. तो जिन बच्चों के पास नहीं अभी तक मटेरियल, तो आप उसमें से भी वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. रीजनिंग असर्शन मैंने आपको भेज ही दिया है. केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मैं आपको नहीं भेज पाऊँ, ये पिछले साल से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो अभी तक हमारे पास किसी ऑथर की ऐसी कोई बुक नहीं आई है जिसमें चैप्टर वाइज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो. जैसे ही अगर ये मटेरियल मार्केट में आता है या कोई पब्लिशर टीचर्स को देके जाता है, पहले हमें देते हैं. सो एज सुन एज आई विल गेट होल्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड इट इन द ग्रुप. सो बारिंग केस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, बाकी मैं आपको आज सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So as the name suggests, we have to study the process of sexual reproduction. पहले तो flowering plants कौन से होते हैं? आपने क्लास 11th में 5 group of plants study किए हैं. So all of you quickly message on the WhatsApp group कि हमने क्लास 11th में कौन कौन से 5 group of plants study किए हैं. Recall chapter 3, class 11th. What are the 5 group of plants? Correct sequence में लिख के बताना है कौन कौन से आपने 5 group study किए हैं. जल्दी से टाइप करो प्लीज. बहुत सारे बच्चे टाइप करें, दैट्स वेरी गुड. सो जल्दी से रिकॉल कर बताना है, 5 बताने हैं और सीक्वेंस में बताना है. आप ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो टाइपिंग में अगर टाइम लग रहा है तो. ठीक है, सौरभ पांडे का ठीक है, गुड. करेक्ट सीक्वेंस में बताओ. हमने 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स कौन कौन से पढ़े हैं क्लास 11 में? चैप्टर 3 प्लांट किंगडम. हरी अप, आई एम वेटिंग फ्रॉम आंसर्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. ठीक है, श्वेता ऑल्सो करेक्ट, गुड, वेरी गुड. याशिका ऑल्सो करेक्ट. चलो, दैट्स गुड. सो इसमें सबसे पहले हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है एल्गे, देन वी हैव ब्रायोफाइट्स, देन वी हैव टेरिडोफाइट्स, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म, देन वी हैव एंजियोस्पर्म. चलो अब क्वेश्चन में चेंज करती हूँ कि इन 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स में से फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स कौन सा है? जिसको आंसर आता है क्विकली टाइप एंड सेंड मी द आंसर. चलो, अभिषेक मिश्रा इज द फर्स्ट वन, सौरभ पांडे, रतन प्रिया, याशिका, सॉरी. नाउ दे आर द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल सही बताया. साक्षी मीना ऑल्सो, दैट एंजियोस्पर्म इज द ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, फ्लावर सिर्फ आपके एंजियोस्पर्म में बनते हैं. तो इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यानी इस चैप्टर में हम कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स के बारे में. नाउ ऑल ऑफ यू कम बैक टू द स्क्रीन. Stop typing, जो रह गया उसको छोड़ दो. Come back to the screen. So in this chapter we have to study about the process of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperm. And we know कि जो flower होता है, जैसे आप छोटी क्लासेस से 6-7 क्लास से आप flower का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो. So I hope ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे को आता ही होगा कि flower के 4 parts होते हैं. जो नीचे ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ब्रीफ में आई एम टेलिंग यू, दैट इज कॉल्ड सेपल्स. ये मैंने आपको क्लास 11 में बताया था कि सेपल्स जो है इट्स अ जनरल टर्म. अगर हम उसको साइंटिफिकली लिखेंगे इट विल बी कॉल्ड कैलिक्स. देन वी हैव दिस कलर्ड पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड पेटल. पेटल का साइंटिफिक नेम हो जाएगा कोरोला. ठीक है, फिर इसी फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है, जैसे ये आपके स्टेमन्स हैं, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेमन. देन इसी के अंदर पिस्टल होगा व्हिच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं गाइनोशियम. सो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं. सेपल्स जिसको हम कैलिक्स कहते हैं,
देन वी हैव पेटल्स विच इज कॉल्ड कोरोला। आपको फंक्शन भी सबके पता है, सेपल्स का फंक्शन क्या होता है कि जब आपका फ्लावर बड स्टेज में है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेटल्स का फंक्शन क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो ये हिबिस्कस चाइना रोज का फ्लावर दिखा रखा है, तो इसके पेटल्स बड़े ब्राइटली रेड कलर के होते हैं सो एज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोशियम आपको पता ही है मेल पार्ट है, सो इट इज प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स। देन वी हैव गाइनोशियम विच इज द फीमेल पार्ट, जिसको कि हम कॉमन उसमें पिस्टल भी कहते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेपल्स और पेटल्स तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते रिप्रोडक्शन में, सो इट मीन्स नाउ वी हैव टू स्टडी और फोकस ऑन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दैट इज वी हैव टू फोकस ऑन स्टेमन्स एंड पिस्टल। ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी आपका प्लांट है जब उसको फ्लावर बनाना होता है, ठीक है, हमने क्लास 11 में 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट। सो एवरी प्लांट हैज अ पर्टिकुलर सीजन, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। अगर आपको थोड़ा भी नेचर में इंटरेस्ट है तो आपने नोट किया होगा तो गर्मियों का सीजन आना स्टार्ट होता है, मार्च स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे जो आपका मैंगो ट्री है उसमें हो जाता है। अगर आपने कभी नीम के प्लांट को ऑब्जर्व किया है तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के बड़े ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें उसका फ्रूट बनता है विच इज कॉल्ड निंबोरी। तो हर प्लांट का अपना एक सीजन है, इन दैट सीजन ओनली इट विल बी फॉर्मिंग इट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स होते हैं या चीजें होती हैं जो प्लांट को हेल्प करती है फ्लावर फॉर्मेशन में, and of course the most important happens to be the season, because every plant depending upon whether it is a long day plant, short day plant, day neutral plant, उसका सीजन फिक्स्ड है कि वो कौन से सीजन में फ्लावरिंग करेगा। प्लांट की एज भी बहुत मैटर करती है, जैसे आपने कोई मैंगो ट्री लगाया, अभी वो 6 मंथ्स का ही है, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें 6 मंथ्स में फ्लावर बनने शुरू हो जाएंगे, उसको पहले एक सर्टेन मेच्योरिटी अटेन करनी पड़ेगी। मे बी वो पहले 2-3 ईयर्स सिर्फ अपना लेंथ में इंक्रीज करेगा, जब वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा देन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एज ऑफ प्लांट है, ज्यादा इमेच्योर तो नहीं है, सीजन है, उसके हार्मोन्स हैं, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं या प्लांट को हेल्प करते हैं सीजन को जज करने में, एंड अकॉर्डिंगली जो प्लांट की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग फ्लावर्स। तो जहां पे जिस स्टेम का जो पार्ट होता है, जैसे मान लो ये स्टेम का टिप है जो आगे चल के फ्लावर बनाने में हेल्प करता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, मींस दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेम जो कि फ्लावर के उसमें चेंज हो रहा है और जहां पे आगे चल के दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस भी हमने 2 टाइप का क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, दैट वी हैव रेसमॉस एंड साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस। तो ये आप क्लास 11 की बुक निकाल के एक बार उसमें से रिवाइज भी कर सकते हो कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स और बंच ऑफ फ्लावर्स, and we have 2 types of inflorescence, either we can have racemose or we can have cymose। ठीक है, उसके बाद I've already told you कि हमें रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है, एंड्रोशियम एंड सेपल्स और पेटल्स का तो रिप्रोडक्शन में कोई they are not playing any role in reproduction, we discussing about that, okay। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपका फ्लावर इन्होंने शो किया हुआ है, जैसे ये हमारा स्टेमन है, दिस इज द स्टेमन पार्ट, ओके, यहाँ पे देखो ये हमारा स्टेमन है विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये आपको पता ही है, ये वाला पार्ट स्टेमन का होता है एंथर, और नीचे जो इसका ये थ्रेड लाइक ग्रीन कलर का बना आप देख सकते हो, दिस पार्ट इज द फिलामेंट। तो ये जो ऊपर एक पूरा उसके ऊपर स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज कॉल्ड एंथर, और नीचे जो स्टिक जैसा पार्ट है, थ्रेड जैसा पार्ट है जो उसको नीचे कनेक्ट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फिलामेंट। जो हमारा स्टेमन है इट इज मेड अप ऑफ 2 फर्दर पार्ट्स, the top part is the anther and the lower portion happens to be the filament। उसके बाद आता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल जो कि फ्लावर का फीमेल पिस्टल है। इस टाइम पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, आपने फ्लावर डिसेक्शन किया भी इनफैक्ट क्लास 11 में, आपका एक प्रैक्टिकल भी था, तो आपने स्टेमन पिस्टल ये सारी चीजें उसमें देख रखी हैं जब आप फ्लोरल फॉर्मूला और वो सब लिखते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इस सीजन में चाइना रोज और बहुत सारे फ्लावर्स इजीली अवेलेबल हैं आपके घर में या आसपास किसी पार्क में, तो जो फ्लावर ऑलरेडी शेड हो चुके हैं उसमें कोई एक फ्लावर कैन स्टडी ऑल द 4, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट का टॉप मोस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये जो इसका मिडल पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड स्टाइल, एंड पार्ट है दिस इज पिस्टिल है, उसकी भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, अंदर ओव्यूल्स जो कि हमारे फ्यूचर सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं डिपेंडिंग
टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटा वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ओवरी में, जिसके ऊपर ओव्यूल्स अटैच होते हैं. आपने क्लास 11 में बहुत सारे टाइप्स के प्लेसेंटेशन, पिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, पेराइटल हो सकता है, बेसल हो सकता है. सो ये सारी टर्म्स थोड़ा सा एक बार चैप्टर 11 में से आप, क्लास 11 में से, उस चैप्टर में से आप रिवाइज कर लोगे. व्हाट इज प्लेसेंटेशन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, then you will be able to pick up these terms. Okay, now in this chapter जो हमें next topic है of stamen, मैंने आपकी बुक में ये वाला डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, डायग्राम आप अपनी आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम के थ्रू हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो स्टडी करनी है. और ये दोनों टर्म्स में आई डोंट नो व्हाई बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड. अब तो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. सो कंफ्यूजन नहीं रखनी है. दो टर्म्स आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. एक जो टर्म फर्स्ट मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज बाइलोब्ड. और दूसरी जो टर्म मेंशन्ड है दैट इज डायथिकस. अब बच्चे ना दोनों टर्म्स को समझते हैं कि दोनों टर्म्स सेम है, टर्म का मीनिंग सेम है, बट एक्चुअली इट्स नॉट सेम. तो यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट टर्म बाइलोब. जैसे ये वाला आप एंथर देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है. ईदर यू सी इट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक और फ्रॉम द पीपीटी. तो यहाँ पे देखो ये के दो पार्ट्स बने हुए हैं, मतलब अगर ऐसे थोड़ा टेढ़ा दिखाया हुआ है. आप अपने घर 90% जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्टेमन होगा, स्टेमन का जो एंथर पोर्शन है, वैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. मतलब जैसे यहाँ पे एक आगे दिख रहा है, एक पीछे होगा, मतलब दो पार्ट्स हैं और वो आपस में यूनाइटेड है. स्टेमन के या एंथर के दो पार्ट्स होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. उसको हम बोलते हैं बाइलोब. वैसे भी आपको पता ही है बच्चे, बाई का मीनिंग क्या होता है, टू. सो लोब्स का मतलब पार्ट्स. तो जब आपका जो एंथर है उसके दो पार्ट्स हैं and both the parts are attached with each other, so that type of anther will be called bilobe. तो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में जो स्टेमन या एंथर इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो बाइलोब किया है. बट ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स में बाइलोब होगा. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, स्पेशली लिली फैमिली और बाकी सब में ऐसा होता है. कुछ फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे मोनोलोब्ड होगा, मतलब अगर आप एंथर देख रहे हो तो बस उसमें एक ही ऐसी चीज होगी, पीछे कोई और पार्ट नहीं होगा. लेकिन अगर मान लो कोई हम ऐसा एंथर देख रहे हैं, एक पार्ट आगे और एक पार्ट उसके पीछे है, ठीक है, दोनों एक साथ अटैच्ड हैं, सो दैट विल बी बाइलोब. तो हमारे सिलेबस में कौन सा टाइप का एंथर मेंशन्ड है, बाइलोब मेंशन है, मींस टू पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज डायथिकस. अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायथिकस का क्या मीनिंग है. तो मैं यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर दूं कि ये जैसे आपका ये एंथर था, मैंने इसको ऐसे कट किया, हम कट कर सकते हैं ना, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व इट. सो मैंने उसको ऐसे कट किया है. नाउ आई एम ऑब्जर्विंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे देखो ये बीच में मैंने जो लाइन बनाई है, ये एक लोब हो गया, ये आपका दूसरा लोब हो गया. जैसे एक लोब आगे था, एक पीछे था, जब आप उसको ऐसे ट्रांसवर्सली कट कर रहे हो. सो ये वाला पोर्शन हमारा एक लोब है, दूसरे कलर से मैं मार्क कर देती हूँ. ये वाला हमारा सेकंड लोब है. तो जो मैंने रेड कलर से मार्क किया वो फर्स्ट है, मतलब वो एंथर का फर्स्ट पार्ट था. पिंक वाला सेकंड पार्ट है. अगर अब मैं एक पार्ट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, सिर्फ रेड वाले को देख रही हूँ या सिर्फ पिंक वाले को देख रही हूँ, तो कैन यू सी इसके अंदर ये दो ऐसे बैग जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं. तो अगर एक लोब के अंदर दो ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, then this type of anther will be called diathecus. डाई का मीनिंग भी टू होता है, थीका का मतलब होता है एम्प्टी बैग्स, खाली बैग है. तो अगर एक लोब के अंदर दो बैग्स नजर आ रहे हैं, so that type of anther will be known as diathecus. तो ये चीज बच्चों को एकदम बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर कर लेना है कि हमारे सिलेबस में कौन सा एंथर मेंशन्ड है, बाइलोब मेंशन है, डायथिकस है. डायथिकस में हम चारों को एक साथ काउंट नहीं करेंगे, हमें एक लोब में काउंट करना है कि कितने थीका है. अगर एक लोब के अंदर दो थीका है, जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अगर एक लोब के अंदर दो एम्प्टी बैग्स या दो थीका प्रेजेंट है, देन दैट टाइप ऑफ एंथर विल बी कॉल्ड डायथिकस. सो आई एम होपिंग होगी that we are having bilobed and diathecus. अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, so आप बाद में इसको definitely without any hesitation you can ask. उसके बाद अगर मैं इस थीका के ऊपर फोकस करती हूँ, ये थीका तो मैंने बताया कि एक ऐसा एम्प्टी बैग है. इस थीका के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आगे चल के हमारे पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे. तो इस एम्प्टी बैग के अंदर ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये तो आपका थीका हो गया, खाली जगह है या एम्प्टी बैग है. इसके अंदर ये जो मैंने पिंक कलर से बना रही हूँ, दिस विल बी द स्ट्रक्चर
जिसमें हमारे पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज द एक्चुअल प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म। तो हमारा एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ, टोटल हमारे थीका 4 हैं, तो ये हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। तो शायद कहीं एनसीईआरटी में ये वाली एक टर्म भी गिवन है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये भी करेक्ट है। इस टाइप की टर्म्स आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए बहुत यूज की जाएंगी। टेट्रा वर्ड का मीनिंग याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा, 4, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली 4 है, अगर हम दोनों लोड्स में काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे। उसके बाद अब अपनी एनसीईआरटी बुक में ये वाला एक डायग्राम है, ये आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम का ये वाला डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी बुक में निकालो, दिस वन, ठीक है। तो ये इन्होंने शो किया हुआ है, ये फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है इस एंथर के अंदर, और इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अब उन्होंने इनलार्ज करके दिखाया है कि इसके फर्दर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मतलब नाउ वी आर स्टडिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? दिस इज द प्लेस वेयर द पोलन ग्रेन विल बी फॉर्म। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें भी 4 अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। सबसे पहली इसमें लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी। जैसे हमने चैप्टर 6, अच्छा 6 तो आपका डिलीट हो गया था लास्ट ईयर। कोई भी जब प्लांट टिश्यू होता है तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपिडर्मिस। तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपकी एंडोथीशियम। एंडो मीन्स जो, एपी का मतलब होता है आउटर, एंडो का मतलब होता है इनर। तो आउटर लेयर के नीचे जो लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड एंडोथीशियम। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 2 या 3 लेयर्स हैं जिसको कि हमने नेम दिया है मिडल लेयर्स, ठीक है। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं हमारी, एपिथीशियम, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर्स हैं, ये तीनों का काम है, दे आर डूइंग अ कलेक्टिव फंक्शन दैट ऑल 3 आर कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। एक्चुअली जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो दे आर वेरी सॉफ्ट एंड बहुत ही सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है उनका, एंड इनिशियल स्टेजेस में उनकी वॉल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दे हैव वेरी सॉफ्ट जेल लाइक लेयर्स, सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, वो जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसमें देखो 4th लेयर यहाँ पे मेन क्या मेंशन्ड है, टैपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज ये वो लेयर है, देखो जब भी आपका कोई नया चीज बन रही है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स फूड। बिना फूड के, बिना नरिशमेंट के तो पोलन ग्रेन्स बन नहीं पाएंगे। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है टैपिटम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू दी पोलन ग्रेन्स। जो आपकी पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ओके। जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करोगे तो उसमें क्वेश्चन गिवन है, ऑल ऑफ यू टेक आउट दैट पेज जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम करके कुछ लिखा होगा, और आपकी बुक में देखो वहां पे एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। तो उसको हाईलाइट कर लो या पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। वहां पे उन्होंने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है लेकिन कोई रीजन नहीं बताया कि होता क्यों है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टैपिटल सेल्स है ये बहुत ही स्पेशल है। यूजुअली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट ये जो हमारी टैपिटल सेल्स है एक सेल के अंदर कई बार 2 भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में 3 भी हो जाता है, कुछ प्लांट्स में 4 भी हो जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में एक कैपिटल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। तो वहां पे एक टर्म लिखी हुई है बाय न्यूक्लिएट्स। टर्म से अब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। बाय मीन्स 2, न्यूक्लिएट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। तो अगर कोई ऐसी सेल है जिसमें सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, दैट सेल विल बी कॉल्ड बाय न्यूक्लिएट। तो उन्होंने ये बता दिया है कि ये सेल बाय न्यूक्लिएट होती है, बट क्यों होती है, कैसे बनती है, वो कुछ नहीं दिया। वहां पे उन्होंने क्वेश्चन डाल के छोड़ दिया है कि बच्चे इसको फाइंड आउट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मैं बताती हूँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्चुअली जो बायन्यूक्लिएट होता है ये बनता कैसे, हाउ इज इट फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो एक्चुअली एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर डिविजन या एंडोमाइटोसिस, ठीक है। अभी पहले ये आप टर्म वहां पे इस क्वेश्चन के आगे लिखो, आंसर अपनी बुक में लिखो। एंडोमाइटोसिस कहते हैं इसको, या हम इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन। फिर मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता क्या है। जैसे एक सेल है, हमने वो वाला चैप्टर तो किया, ये सेल साइकिल, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सेल साइकिल होती है तो पहले सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस। आप चैप्टर वो वाला रिकॉल करो।
उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। टर्म भले याद ना हो, बट इतना तो आपको पता ही है कि जब भी किसी सेल को डिवाइड करना है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तभी सेल का जो डिविजन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो अगर कोई ऐसा सेल है जिसने डिविजन स्टार्ट कर दिया, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, बट ड्यू टू एनी प्रॉब्लम उसका जो साइटोप्लाज्म है इट इज नॉट एबल टू डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब सेल थी उसके दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए उसके अंदर, लेकिन अब बीच में जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना था वो फेल हो गया, दैट प्रोसेस हैज फेल्ड। So as a result of which now what will happen, this cell will be having 2 nuclei instead of 1. तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है बट सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिविजन। मतलब न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं कर रहा। तो जहां पे आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, पहले तो वहां पे उसका आंसर लिखो कि कैसे ये फॉर्म होता है। इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिविजन। उसके बाद फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नेचर ने ऐसा क्यों किया, व्हाई इट इज मेकिंग टू सेल्स, मींस व्हाई ईच सेल इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई इंस्टेड ऑफ 1। तो एक्चुअली इसका कोई बहुत क्लियर कट आंसर नहीं है, बट व्हाट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट बिलीव इज दैट कि जो आपका 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, दिस हेल्प्स द सेल टू बी मोर एक्टिव, क्योंकि टैपिटम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स और द जो भी आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो अगर हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो गया तो वो सेल ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा अपने अंदर फूड स्टोर कर सकता है, जितना टैपिटम अपने अंदर फूड स्टोर करेगा उतना वो आगे पोलन ग्रेन्स को पास ऑन करेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ द नेचर इज वर्किंग, कि उन्होंने डिसाइड किया कि टैपिटम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूक्लियस से उनका काम स्लो हो जाएगा, सो लेट्स गिव देम 2 न्यूक्लियाई। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड, बट ये बहुत कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नोन नहीं है। दिस इज व्हाट द मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट गेस कि व्हाई दीज आर बीइंग फॉर्म्ड। उसके बाद अब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं। तो एक पहले तो जब हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते थे तो इस टॉपिक में से एक फुल फ्लेज 5 नंबर का क्वेश्चन बनता था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जिसको कि हम कहते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब आपका एमसीक्यू में चेंज हो गया है, लेकिन भले ही एमसीक्यू में चेंज हो गया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो अगर पहले भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे थे तो आप अपने टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे ही आएंगे। पहले 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता था, वैसे टाइप क्वेश्चन आके एमसीक्यू आएगा, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो बी अटेंटिव। So now we have to study about this process which is called microsporogenesis. देखो पहले वर्ड को स्प्लिट करके देखते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि होना क्या, what is exactly happening in this process. Genesis वर्ड का मीनिंग आपको पता ही है, फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर एक्चुअली हम कहते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर टर्म हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन के लिए। So that process in which pollen grains will be formed or microspore will be formed, that process will be called microsporogenesis. तो अगर आपको मीनिंग पता है, डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड का टेक्निकल मीनिंग पता होना चाहिए। So what is microsporogenesis? The process in which the microspore or pollen grain will be formed. तो ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इस सैक के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जैसे ये आपकी 4 लेयर्स हो गई, पहले सबसे पहले एपिडर्मिस हो गई, फिर एंडोथीशियम हो गया, फिर मिडल लेयर्स हो गया। जहां पे टैपिटम खत्म होती है, मान लो ये वाला टैपिटम है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, जितना भी टिश्यू होगा, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब ये वो सेल्स हैं जो आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएंगी, ठीक है। ये जो हमारा पूरा टिश्यू हो गया, इसको एनसीईआरटी में शायद स्पोरोजेनस टिश्यू भी मेंशन किया हुआ है, वो भी आप टर्म यूज कर सकते हो। मतलब अब ये टैपिटम के अंदर जितनी भी है, मैंने जो पिंक कलर से लाइंस और शेड में दिखाया है, ये वो सारी सेल्स हैं जो आगे चल के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करती हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, मींस दे विल बी हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें से सारी सेल्स तो पोलन ग्रेन नहीं बना सकती, भाई प्लांट के पास लिमिटेड एनर्जी है, इसमें तो मिलियंस ऑफ सेल हो जाएंगी। सो इसमें से कुछ सेल्स में भी 10% 20% जो होंगी, उनके अंदर ज्यादा फूड स्टोर हो जाएगा, उनका साइज इनलार्ज हो जाएगा। एंड नाउ जब ये स्पोरोजेनस की कुछ सेल्स में फूड ज्यादा स्टोर हो गया, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, दे विल बी चेंजिंग इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको कि हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर हम किसको बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन को। मदर सेल मतलब जिस सेल से माइक्रोस्पोर बनना स्टार्ट होगा, जो सबसे पहले सेल है। सो जो भी सेल स्पोरोजेनस टिश्यू की अपने अंदर फूड अक्यूमुलेट कर लेगी, साइज इसका इनलार्ज हो जाएगा,
जिससे आगे चल के माइक्रोस्पोर बनना है. सो दैट फर्स्ट सेल विल बी कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल. अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें तो ये डिप्लॉयड होगा क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में होंगे. नॉर्मल सेल है, डिप्लॉयड ही होगी. अब क्योंकि इसको पोलन ग्रेन बनाना है, पोलन ग्रेन आपको पता है प्लांट का गैमीट है, मियोसिस होगा तभी गैमीट्स बनते हैं. ये हमने क्लास 11 में करा, एक बार आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो. तो इसमें सबसे पहले होगा मियोसिस 1. मियोसिस आपका 2 स्टेजेस में होता है, 1 और 2. तो जो मियोसिस 1 होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और एक सेल से 2 सेल फॉर्म होती है, बिकॉज मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन. तो जब ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और उनकी प्लॉइडी हो जाएगी N. ठीक है. उसके बाद अब इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा. मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस. तो अब इसमें 4 सेल्स बन जाएंगी एंड इनकी प्लॉइडी भी N होगी. तो ये जो 4 सेल्स बनी है ये एक्चुअली इमेच्योर पोलन ग्रेन्स हैं. और मैंने बताया कि जब पोलन ग्रेन्स शुरू में फॉर्म होते हैं, इमेच्योर स्टेज में होते हैं, तो जो उनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है. जैसे आप भिंडी काटते हो ना घर में, लेडी फिंगर काटते हो, उसके अंदर से म्यूकस निकलता है, इट्स वेरी स्टिकी एंड विस्कस. तो सेम वे में इनकी जो सेल वॉल होती है इट्स वेरी स्टिकी एंड विस्कस. तो चारों पोलन ग्रेन्स होते हैं व्हेन दे आर इन इमेच्योर स्टेज दे आर अटैच विद ईच अदर. चारों एक दूसरे के साथ स्टिकते हैं, चारों एक साथ नजर आते हैं. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, एंथर को कट करके हम निकाल के देखेंगे, इमेच्योर स्टेज पे अगर एंथर है तो हमें चारों ऐसे बंच में नजर आएंगे. 4 आपस में अटैच हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है पोलन टेट्राड. टेट्राड मीन्स 4 पोलन ग्रेन्स आर अटैच विद ईच अदर. प्लॉइडी इसकी हाफ होगी. जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे इनकी सेल वॉल हार्ड होती जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, सेल वॉल से पानी निकलता जाएगा, सेल वॉल हार्ड होती जाएगी. जैसे जैसे सेल वॉल हार्ड होगी तो अब वो स्टिकी नहीं रहेगी, अब वो स्टिफ हो जाएगी. एंड नाउ ऑल द 4 पोलन ग्रेन्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो जब उनकी सेल वॉल हार्ड हो गई, चारों पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इसका मतलब हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया. जो हमारा माइक्रोस्पोर था, पोलन ग्रेन था, वो फॉर्म हो चुका है. तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, सो क्विकली टाइप एंड आस्क योर डाउट्स. आई विल आंसर इट लेटर ऑन. सो नाउ आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. इसी में आगे चल के अब हमें देखना है कि ये जो पोलन ग्रेन है इसका फेट क्या होगा. What will be the fate of this pollen grain that we have to see. ठीक है. एक्चुअली जो पोलन ग्रेन हमारा फॉर्म होता है, इस पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गेमेटोफाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको बता दूं, जब एमसीक्यू तो आपके इसी साल से आए हैं, उससे पहले तक जब 1 मार्कर या सब्जेक्टिव पेपर आता था तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर. आपकी बुक में जहाँ पे पोलन ग्रेन वाली हेडिंग है उसकी पहली ही लाइन में मेंशन्ड है that pollen grains represent the male gametophyte. Please underline or highlight that point. Actually ये gametophytes और स्पोरोफाइट्स क्या होता है, हमने क्लास 11 में चैप्टर 3 में पढ़ा है कि प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. जो आपका डिप्लॉयड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो हैप्लॉयड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट. तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जैसे अगर आप ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर रिकॉल करो, एक बार आपको क्लास 11 की बुक खोलनी पड़ेगी, उसको खोल के देखो, तो वहां पे ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज नॉट द सिनेरियो. गेमेटोफाइट कोई अलग से प्लांट्स नहीं है. एक्चुअली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में गेमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. रिड्यूस्ड फॉर्म में मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है, अलग से कोई प्लांट भी नहीं है. सिर्फ गैमीट्स जो होते हैं वही उसका गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बना है वो प्लांट का मेल गेमेटोफाइट है, मतलब कि वो गेमेटोफाइट की मेल फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये एक बार 1 मार्कर में क्वेश्चन आया था कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल गेमेटोफाइट. और मुझे अभी भी याद है, जो बच्चे 100 मार्क्स वाले थे, किसी के 100 नहीं आए थे, सारे 99 पे अटक गए थे बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्योंकि एक ही लाइन में कहीं गिवन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्लिक करेगी, अगर आप उसको स्किप कर गए सो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. और अब एमसीक्यू में तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि इस लैंग्वेज को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम होंगे. सो प्लीज इसको हाईलाइट कर लो कि जो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है इट इज द मेल गेमेटोफाइट. और ये कंसेप्ट एकदम माइंड में रखना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में गेमेटोफाइट कोई अलग से नहीं होता प्लांट. जो उनके पोलन ग्रेन और एग बन रहा है वही उनकी गेमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इसीलिए जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें डिप्लॉयड टाइप की लाइफ साइकिल मानी जाती है, जिसको हम डिप्लॉन्टिक भी कहते हैं. ये भी आपकी क्लास 11 में है, इसको एक बार आप देख लेना. वहां पे 3 टाइप के लाइफ साइकिल्स हैं, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस कि जो हमारा पोलन ग्रेन बना है, मेल गेमेटोफाइट बना है, इसका फर्दर फेट क्या है. आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम गिवन है, ये आप निकाल लो प्लीज.
तो जो पोलन ग्रेन बना हुआ पहले वो इनिशियली सिंगल सेल है, उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। तो जो ये लार्ज बड़ी सी सेल ऊपर वाली दिख रही है इसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। नीचे वाली जो छोटी सी सेल बन रही है इसको हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम क्या है कि वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर रही है। नीचे जो छोटी सी सेल बनी है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। एक्चुअली आगे जब हम पॉलिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2 सेल में डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि डबल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स के केस में, वो जब हम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में, नियरली 60-70% प्लांट्स में पोलन ग्रेन इस 2 सेल स्टेज के ऊपर ही शेड हो जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन जब 2 सेल्स डिवाइड कर लेता है इसको हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में तो पोलन ग्रेन ऐसे 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाएगा, यानी ऊपर एक आपकी बड़ी वेजिटेटिव सेल है, नीचे 2 छोटी जनरेटिव सेल्स हैं, तो 3 सेल स्टेज पे भी शेड हो सकता है। तो अब हमारे पास जो नई बुक्स आ रही है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि एट व्हाट स्टेज द मेल गेमेटोफाइट इज शेड फ्रॉम द प्लांट। तो 2 सेल स्टेज भी होता है और 3 भी होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में पोलन ग्रेन आपका कौन से सेल पे शेड हो रहा है, 2 सेल स्टेज पे शेड हो रहा है। उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस, अभी हम जब आगे पॉलिनेशन करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। ये जो वेजिटेटिव सेल होती है पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, और जनरेटिव सेल की फर्दर जो 2 डिविजन्स होती हैं उससे डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिलती है, तभी तो वो ऐसे शेड हो रहा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तभी वो ऐसे शेड हो रहा है। सो दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ ये जो हमारा पोलन ग्रेन है इसकी वॉल के ऊपर हम फोकस करेंगे। अगर अभी स्कूल खुलते हैं तो एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल है जिसमें हमें पोलन ग्रेन जर्मिनेशन को स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना है। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बने हुए ना, ये जो ऐसे स्टार स्टार जैसा बना हुआ है, दिस इज द पोलन ग्रेन ऑफ चाइना रोज। बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं पोलन ग्रेन्स व्हेन वी ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपकी बुक में भी बहुत सारे डायग्राम्स गिवन है, यू कैन सी दैट। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसकी डबल लेयर से कवर्ड होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये डबल लेयर दिखाई हुई है, 2 ऐसे लाइन बनाई हुई है। तो ये जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड एक्साइन। एक्सो वर्ड का मतलब ये होता है आउटर, और जो इनर वाली लेयर है इसको हम बोल रहे हैं इंटाइन। इंटाइन मींस विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। तो जो हमारा एक्साइन है वो अलग टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, इंटाइन जो है वो अलग टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। तो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ने ऐसा क्यों किया है, कोई बेनिफिट है, कोई फायदा हो रहा है प्लांट को, तभी इट हैज बीन डन इन दिस वे। यहाँ पे शायद अच्छे से दिखाया हुआ है, ओके। तो जस्ट सी इट हियर, ये जो हमारा इसकी आउटर वॉल है ये एक्साइन है। कैन यू सी इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग शेप बने हुए हैं, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ये आपका उसका है पेटूनिया प्लांट्स का पोलन है, तो बहुत सुंदर दिखते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जो आउटर लेयर है एक्साइन, ये एक स्पेशल टाइप के पॉलीसैकेराइड का बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। जैसे जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, आपको पता है जो आपके दांत होते हैं वो एक मटेरियल के बने होते हैं, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जिसको याद आ रहा है वो फटाफट से मेरे को टाइप करके बताएगा कि टीथ का जो पार्ट है वो कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्डेस्ट पार्ट है तो वो टीथ में होता है, मैंने आपको बता दिया। आपको मटेरियल का नाम बताना है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना गया है वो है प्लांट्स के पोलन ग्रेन का एक्साइन, ठीक है। प्लांट की जो पोलन ग्रेन जिस केमिकल की बनी है स्पोरोपोलेनिन, ये इतना ज्यादा हार्ड है कि आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में भी डाल दो तो भी कुछ वो खराब नहीं होने वाला, ठीक है। आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस में भी डाल दो वो नहीं खराब होगा। आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, ठीक है, तो भी वो खराब नहीं होता है। और आप उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे भी ले जाके फ्रीज कर दो तब भी स्पोरोपोलेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होता है। तो आप सोचो कितना हार्ड केमिकल है, उसको एसिड का, बॉइलिंग का, टेम्परेचर का, पीएच का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सो अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, सो दैट हैपेंस टू बी योर स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है, अब 2 मिनट के लिए पहले स्क्रीन पे देखो, ये जो स्पोरोपोलेनिन है एक्साइन में, ठीक है, ये सारी जगह नहीं होता, 1-2 जगह ऐसी होती है, 1-2 स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, ठीक है, वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। तो ये जो 1-2 जगह ऐसी बनाई हुई है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। अब आप ये खुद सोच के देखो कि नेचर ने ऐसा क्यों किया। स्पोरोपोलेनिन अगर उसने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था तो उसने ऐसी कुछ जगह क्यों छोड़ दी जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, जिसको हम जर्म पोर कह रहे हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, थिंक एंड देन आंसर। अगर आपको क्लिक कर रहा है, मैं बताऊं,
अभिषेक मिश्रा। हाँ जी, मैम क्या करने के अगर लिए? ये मतलब जंप फोर्स नहीं मैम रहेंगे स्वयं तो सेल ये को जो करने के लिए। जो अंदर पोलन ग्रेन होंगे वो बाहर कैसे निकलेंगे? ओके, जो एक्चुअली पॉलिनेशन जब होता है तो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो पोलन ट्यूब आपकी अगर चारों तरफ से जो हमारा पोलन ग्रेन है, वो एक्साइन लेयर है, वो कंटिन्यूअस हो गई, कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहा, तो आप देखो ना ये जो हमारा स्पोरोपोलिन है इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है, इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई केमिकल डिग्रेड नहीं कर सकता, टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर सकता। सो नेचर ने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, ज्यादातर जगह से इसको कवर कर दिया स्पोरोपोलिन से, बट कुछ कुछ स्पेसेस छोड़ दिए जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। तो ये जो हमारे जर्म पोर्स होते हैं इनका फंक्शन यही है दैट दे हेल्प इन द इमर्जेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। ओके, उसके बाद जो इंटाइन लेयर है जो अंदर है वो तो नॉर्मल सेल्यूलोज पेक्टिन जैसे नॉर्मल प्लांट सेल वॉल होती है वैसे बनी हुई है, दैट इज नॉट द इशू। सो दो टाइप की लेयर से कवर्ड होते हैं पोलन ग्रेन, एक्साइन एंड इंटाइन। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट उसमें करना है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पार्थेनियम प्लांट्स? ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें जो मैं बताना भूल रही हूँ जो आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में से कौन सी स्मॉल होती है और कौन सी लार्ज सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होती रहती है। देखो बड़ी सेल हमारी वेजिटेटिव है, उसी के साइटोप्लाज्म के नीचे ये ऐसे जनरेटिव सेल ऐसे लग रहा है जैसे फ्लोट कर रही है, बड़ी सेल के नीचे कोई छोटी सेल है, इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रही है। तो इस लैंग्वेज को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो वैसे भी आपको बताया कि अगर 2 सेल स्टेज है, स्मॉल सेल पूछी जा रही है, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? जनरेटिव सेल। ओके, उसके बाद इसमें एक प्लांट का मेंशन है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में, दैट इज अबाउट द पार्थेनियम प्लांट। अगर स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे स्कूल के आसपास भी बहुत लगे हुए हैं पार्थेनियम प्लांट। ये वाला प्लांट होता है पार्थेनियम प्लांट, आपको आप जिस भी एरिया में रह रहे हो आपको ये इजीली मिल जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व द प्लांट बाय फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। आपके घर के आसपास कहीं है तो उसको आप देखो, किसी को मिल जाता है, एक्चुअल फोटोग्राफ मिल जाता है तो आप इसकी फोटो भी अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकते हो, डाल देना, इसको पोस्ट कर देना। एक्चुअली जो पार्थेनियम प्लांट है दिस इज नॉट अ प्लांट ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था वी हैड इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम मैक्सिको एंड अदर कंट्री। तो जब ये हमने दूसरी कंट्री से व्हीट वगैरह इंपोर्ट किया था उसके साथ ये बाय मिस्टेक ये प्लांट इंडिया में आ गया और उसके बाद इसको इंडिया की कंडीशंस इतनी ज्यादा सूट कर गई कि पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया और एक वीड बन गया, मतलब एक अनवांटेड प्लांट बन गया। आप कहीं भी जाओगे, जैसे कुछ बच्चे हमारे अभी यूपी साइड है, क्लासेस वहीं से अटेंड कर रहे हैं, आप कोई भी फील्ड लोगे, कोई भी खेत वगैरह है, उसके आसपास अपने आप बहुत ज्यादा उगता हुआ नजर आ जाता है। और ये जो पार्थेनियम प्लांट है इट्स एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। अगर जो किसान है, फार्मर है, कहीं पे बहुत ज्यादा पार्थेनियम उगा हुआ है, वो उसको हाथों से ऐसे उखाड़ने की, अपरूट करने की कोशिश करेंगे तो उनकी स्किन में भी एलर्जी हो जाती है। जब इसके पोलन ग्रेन्स, ये देखो जो इसके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, उसके पास आप ज्यादा देर रह जाओगे तो आपको स्नीजिंग, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसको पार्थेनियम को इसलिए मेंशन किया है बिकॉज इट हैज बिकम अ प्रॉब्लमैटिक प्लांट इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। आप चाहे जम्मू कश्मीर घूमने चले जाओ, कन्याकुमारी घूमने चले जाओ, इंडिया का लिटरली ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे पार्थेनियम नहीं ग्रो करता है। इनफैक्ट आपको उत्तराखंड, हिमाचल के जंगलों वाले एरिया में भी बहुत ज्यादा पार्थेनियम ग्रो करता हुआ मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत स्पीड पे प्रोपोगेट होता है। इसके पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं और एयर के साथ कई किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ ये पूरे इंडिया में एज अ वीड स्प्रेड हो गया। और इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर हाईली कंटेजियस, मीन्स वो बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। अगर आप कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे पार्थेनियम है और आप वहाँ पे 2-3 घंटे वहाँ पे कुछ काम कर लो तो आपको कफिंग, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज इसके पोलन ग्रेन्स आर सो माइन्यूट कि वो एयर के साथ आपकी लंग्स में पेनिट्रेट हो जाएंगे। दे विल इरिटेट योर लंग्स एंड दी respiratory tract and the person will start showing the symptoms of pollen allergy। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लांट की पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा सिवियर हो सकती है इंडिया के केस में। सो वी हैव टू राइट अबाउट पार्थेनियम। ओके, देन इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हमारे मेंशन्ड है। एक इसमें टॉपिक मेंशन्ड है अबाउट द पोलन हेल्थ सप्लीमेंट। इंडिया में तो ये नई लॉन्च हुआ है बट बहुत सारी जर्मनी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में एक हेल्थ सप्लीमेंट आता है जिसको बोलते हैं पोलन प्रोडक्ट्स या पोलन सप्लीमेंट्स। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वो जो प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं उसको स्टोर करते हैं और मार्केट में दे आर सेलिंग इट। और इससे बहुत ज्यादा जो एथलीट्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं बिकॉज इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली जितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स है, they are having plenty of vitamins, they are having plenty of proteins and different type of nutrients
तो इसको बहुत सारी कंट्रीज में कंसेप्ट स्टार्ट हो गया जिसमें कि वो पोलन ग्रेन्स को मार्केट में सेल कर रहे हैं बॉटल्स में स्टोर कर करके, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो वो थोड़ा सा एक पैराग्राफ कहीं मेंशन्ड है, उसको रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टर्म और मेंशन्ड है, दैट इज अबाउट पोलन वायबिलिटी, कि जो पोलन ग्रेन है वो कितने टाइम के लिए वायबल है। वायबल का मतलब होता है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन्स, मीन्स कि वो कितने टाइम तक किसी पिस्टल के ऊपर जब वो लैंड करेगा तो कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कुछ प्लांट्स की पोलन ग्रेन बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनका वाइबिलिटी टाइम 30 मिनट्स है। अगर वो 30 मिनट्स में एयर के थ्रू या जिस भी थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, अगर वो किसी पिस्टल के ऊपर पहुंच गए तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। 30 मिनट्स के बाद दे विल लूज देयर कैपेसिटी ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो वाइबिलिटी का मतलब है कि कितने टाइम तक पोलन ग्रेन अलाइव है एंड इट इज केपेबल ऑफ डूइंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो कुछ प्लांट्स का 30 मिनट्स हो सकता है, कुछ प्लांट्स का मंथ्स भी हो सकता है, तो ये सब होता है। ओके ओके, कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं बट अभी इसको बाद में देखती हूँ मैसेज व्हाट दे हैव एग्जैक्टली टाइप्ड, आई विल रिप्लाई इट लेटर। उसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द पोलन बैंक। ठीक है, एक पोलन बैंक की उन्होंने बात की है। बहुत सारी जो इंडिया भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक हमारा दिल्ली में ही करोल बाग के साइड पे एक बहुत बड़ा इंडिया का इंस्टीट्यूट है, दैट इज IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा रोड पे हमारे दिल्ली में है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो सारी होती है। ये बीएससी कोर्स नहीं कराता, ये एमएससी कोर्स कराता है, मास्टर्स कोर्स कराता है। तो अगर किसी को एग्रीकल्चर वाली फील्ड में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च में करियर बनाने का इंटरेस्ट है तो आप इसको भी परस्यू कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर आपको करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम IARI और अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो ये जो IARI है या बाकी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं एग्रीकल्चर के इंडिया में, वो बहुत सारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। एक हमारी टेक्निक होती है, शायद पता नहीं आपने भी केमिस्ट्री में उसको पढ़ा है कि नहीं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जिसमें हम चीजों को प्रिजर्व कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर। तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो पॉइंट है कि वो किस पे जाके पूरा वर्क करता है, वो -196 डिग्री सेल्सियस है। यू कैन सी कितना ज्यादा नेगेटिव में है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन के बड़े बड़े कंटेनर्स हम लेते हैं, बहुत प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करना पड़ता है। गणेश सर विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस। और 196 पे आप कोई भी चीज इसमें स्टोर कर रहे हो, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं या कोई भी गैमीट हो सकता है, वो आपका सालों साल खराब नहीं होता। और जब भी आपको उसको यूज करना है, सो जस्ट पिक इट आउट फ्रॉम द लिक्विड नाइट्रोजन, उसका थोड़ा सा टाइम उसको बाहर रख दो, लेट इट कम टू द रूम टेम्परेचर। तो आपका जो पोलन ग्रेन है वो अपनी वायबिलिटी भी लूज नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने किसी प्लांट के फ्रेश पोलन ग्रेन्स लिए, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया, 5 साल के बाद में कोई एक्सपेरिमेंट करके देखियो, इफ आई एम एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सो व्हेन आई एम टेकिंग आउट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द लिक्विड नाइट्रोजन, वो 5 साल के बाद भी अगर मैं पिस्टल के ऊपर पोलन ग्रेन्स ब्रश के थ्रू डस्ट करूंगी तो वो पूरा पोलन ट्यूब बनाएगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो अपनी वायबिलिटी भी लूज नहीं करता, आप उसको इंटैक्ट विदाउट एनी डैमेज स्टोर कर सकते हो इन लिक्विड नाइट्रोजन। सो दिस टेक्निक जिसमें हम प्लांट के पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और पूरा उसको हम 5 years 10 years आराम से स्टोर कर सकते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो इस टाइप से हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलन बैंक्स। तो आजकल ये ट्रेंड बड़ा चल पड़ा है कि जहाँ पे भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो पोलन बैंक्स बना लेते हैं, मतलब पोलन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में भी वो प्लांट कभी डैमेज हो जाए या कुछ उसको उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो हम उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं प्लांट को विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। ये हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में, आगे आएगा, शायद 10 चैप्टर में है या 9 में है। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक। आज का आपका होमवर्क यही है कि जो मैंने आपको टॉपिक कराया है साथ के साथ आप उसको याद करोगे। सिर्फ 3 पेज पढ़ाए हैं बुक के, 3 या 4 पेज, बहुत ज्यादा नहीं है। सो प्लीज डू लर्न इट टुडे ओनली। आप चीजों को पोस्टपोन करने की हैबिट मत डालो कि जब यूटी होगा या कुछ होगा हम तभी पढ़ेंगे। रेगुलरिटी से पढ़ोगे तो everyone can do wonders in the subject. Okay, so tomorrow we will continue with megasporogenesis. कल हम megasporogenesis और pollination जो टॉपिक है we will be doing that. कल तो शायद हमारी क्लास नहीं है, कल है सैटरडे नहीं होती। Okay, so we will do it tomorrow. Anything which you would like to share क्लास से रिलेटेड या कुछ भी, जो भी आपको ग्रुप पे इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, बहुत सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के, तो प्लीज आप टाइम टू टाइम उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है,
बहुत सारे सर्कुलर्स ग्रुप पे शेयर हो रहे हैं, जो क्लास का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर रही हूँ। तो जो भी बच्चा जिसका जिसमें इंटरेस्ट एरिया है उसमें आप पार्टिसिपेट करते रहो, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, ये आगे चल के आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो कीप पार्टिसिपेटिंग इन दैट ऑल्सो। और हमारी क्लास की असेंबली के टर्न परसों है। जो लास्ट टाइम बच्चों ने नहीं बोला था, रोल नंबर 3 and 4, नाउ दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और रोल नंबर 5 और 6 जो होंगे वो उनके बैकअप में चलेंगे। So roll number 3 and 4, 5 and 6, be prepared for this week morning assembly. ठीक है, जो भी आपने थॉट वगैरह फाइनलाइज किया है वो आप मेरे को भेज देना, so that I can check once. And परसों हमारी क्लास की असेंबली होगी, so prepare accordingly. Yes, अभी मैं आंसर्स बहुत सारे बच्चों ने भेजे हैं, वो मैंने अभी रीड नहीं किए चैट बॉक्स में, वो मैं देख के फिर आपको रिप्लाई करती हूँ। चलो, that's it for today. Then I'm ending the class. Thank you, students.